दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि कैसे 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है और कैसे HAL इस फाइटर जेट के लिए एक नया रडार टेस्ट करने वाली है। और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कैसे रेड टेप ने हमारे लाइट वेट बैटल टैंक्स की प्रोक्योरमेंट को डिले कर दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एल्टा के ELM 2052 एयरबॉर्न AESA फायर कंट्रोल रडार को LCA तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में टेस्ट करने वाली है। इस रडार को पहले जैगुआर डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनिशियल नेविगेशन डेरिन 3 अपग्रेड प्रोग्राम के लिए खरीदा गया था, लेकिन इसी रडार को 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में भी लगाया जाएगा, तो इसलिए इस रडार को HAL टेस्ट करने वाली है। कंपनी का प्लान है कि इस फाइटर जेट की प्रोडक्शन से पहले वो इस रडार को टेस्ट कर ले, वो इस रडार को और इस फाइटर जेट के दूसरे सिस्टम्स को टेस्ट कर ले। अभी तक ऐसी कंफर्मेशन मिली है कि 2 तेजस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट को इन नए फीचर्स और इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन टेस्ट किए गए फीचर्स और इक्विपमेंट को बाद में तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में लगाया जाएगा और इन्हीं 2 फाइटर जेट्स में से किसी एक फाइटर जेट को एल्टा के ELM 2052 AESA फायर कंट्रोल रडार को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही ड्यूल रैक पायलट्स को भी टेस्ट किया जाएगा और एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड को भी टेस्ट किया जाएगा और इसके साथ ही नई स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्लेस को भी टेस्ट किया जाएगा। 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की प्रोक्योरमेंट को डिले कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे डिलेस आते रहे हैं। इससे पहले इस फाइटर जेट की प्रोक्योरमेंट इस साल के मिड तक प्लान की गई थी, लेकिन अब इस फाइटर जेट की डील को डिले कर दिसंबर तक कर दिया गया है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि इस डील को इसलिए डिले किया जा रहा है क्योंकि अभी जो चाइनीज वायरस के कारण जो पैंडेमिक चल रहा है उसके कारण हमारी इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब हो गई है, जिसके कारण इस फाइटर जेट को डिले किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के बारे में ऐसी जानकारी है कि इस फाइटर जेट के लिए कोई भी प्रोटोटाइप नहीं बनाया जाएगा। इस फाइटर जेट को सीधा ही प्रोडक्शन में एंटर कर दिया जाएगा और इसलिए HAL चाहती है कि जो इसमें नई टेक्नोलॉजीज और फीचर्स लगाए जाएंगे उन्हें पहले से मौजूद तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स में टेस्ट कर लिया जाए। तेजस मार्क 1 फाइटर जेट एक बहुत ज़्यादा केपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और ये तेजस प्रोग्राम को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बना देगा। तेजस मार्क 1 फाइटर जेट अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को भी फायर कर पाएगा और इसके साथ ही ये ASRAAM क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल्स को भी फायर कर पाएगा और इसके साथ ही ये रशियन विम्पल R73 मिसाइल को भी फायर कर पाएगा और ये डर्बी एक्सटेंडेड रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा। इस फाइटर जेट की प्रोक्योरमेंट को लेकर तकरीबन 37,000 करोड़ की डील को फाइनलाइज किया गया था। इसका प्राइस फाइनलाइज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी डील नहीं हुई है। इससे पहले HAL इस फाइटर जेट डील के लिए 50,000 करोड़ मांग रहा था, लेकिन बाद में नेगोशिएशंस कर इस डील की कीमत को कम किया गया है। इस एयरक्राफ्ट में जो रडार लगाया जाएगा वो ELM 2052 एयरबॉर्न AESA फायर कंट्रोल रडार होगा। ये एक इजरायली कंपनी द्वारा बनाया गया रडार है। इसे एल्टा सिस्टम्स ग्रुप बनाता है। इसमें एक सॉलिड स्टेट एक्टिव फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऑल एस्पेक्ट शूट डाउन कैपेबिलिटीज हैं और इसके साथ ही ये एक ही टाइम पर बहुत तरह के टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और ये मल्टी मोड ऑपरेशन कर सकता है और बहुत तरह के टारगेट्स को एक ही टाइम पर एंगेज भी कर सकता है। ये रडार एक ऐसा रडार है जिसे आप आसानी से जैम नहीं कर सकते। इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम से इम्यूनिटी है, यानी कि अगर कोई भी दुश्मन एयरक्राफ्ट इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने की कोशिश करेगा तो इस रडार को जैम कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ ही इसमें एक अल्ट्रा लो साइड लोब एंटीना लगा हुआ है। इसमें फ्लेक्सिबल इंटरफेसेस हैं और इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। इसमें मॉड्यूलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगा हुआ है और इसकी हाई मिशन रिलायबिलिटी है, यानी कि मिशन के दौरान ये रडार आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि इसके फेल होने से बचाव के लिए इसमें रिडंडेंसी को लगाया गया है। इसमें कुछ ऐसे फेल सेफ मेजर्स लगाए गए हैं जिससे अगर इस रडार का कोई सिस्टम फेल भी हो जाए तो दूसरे सिस्टम्स इसकी जगह ले लेंगे। इस रडार का वजन 80 किलोग्राम से लेकर 180 किलोग्राम है। ये इसके एंटीना साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसे आप किसी भी एयरक्राफ्ट की नोज के लिए अडेप्ट कर सकते हैं। इस रडार के 3 बड़े फीचर्स हैं। एक है लॉन्ग डिटेक्शन रेंज, दूसरा है हाई मिशन रिलायबिलिटी और तीसरा है मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज। इसकी रेंज के बारे में ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि इसकी रेंज 180 किलोमीटर की रेंज से लेकर 250 किलोमीटर की रेंज तक होगी। ये 250 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज तक 1 स्क्वायर मीटर RCS वाले फाइटर जेट को डिटेक्ट कर पाएगा। इस रडार की रेंज को सीक्रेट रखा गया है। इस रडार की रेंज को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया गया है, इसलिए हम आपको इस रडार की एग्जैक्ट रेंज के बारे में नहीं बता सकते।
इसके साथ ही इस नए फाइटर जेट में कुछ नई अपडेट्स की जाएंगी जिससे ये पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए और चाइना का मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन फाइटर जेट बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे रेड टेप ने हमारे लाइट वेट बैटल टैंक को खरीदने के प्लान्स को डिले कर दिया था। इंडियन आर्मी ने 2009 में एक ऐसी रिक्वायरमेंट पेश की थी जिसमें वो लाइट एयर ट्रांसपोर्टेबल टैंक्स खरीदना चाहते थे, लेकिन इस प्रोग्राम के ऊपर भी काम नहीं किया गया था और ये प्रोग्राम भी वही छोड़ दिया गया था। लेकिन अब जब 2020 में चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया है तो फिर से ऐसे बैटल टैंक्स को खरीदने की बात चल रही है। इसके साथ ही 2009 में ही इंडियन आर्मी ने एक ग्लोबल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की थी जिसमें वो तकरीबन 200 व्हील्ड और तकरीबन 100 ट्रैक्ड लाइट टैंक्स खरीदना चाहते थे जिनका वजन 22 टन होना था। लेकिन जितने टैंक इंडियन आर्मी खरीदना चाहती थी उसके बारे में भी हमें सही नंबर्स नहीं पता है क्योंकि अलग अलग सोर्सेस अलग अलग नंबर बताती हैं। 2009 की रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में यह बताया गया था कि ये बैटल टैंक मॉडर्नली कंस्ट्रक्टेड प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो कि हाईली मैन्यूवरेबल होने चाहिए और इनमें सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और ये मल्टीपर्पस ऑपरेशन करने के केपेबल भी होने चाहिए। इसके साथ ही जो रिक्वायरमेंट पेश की गई थी उसमें यह बताया गया था कि इन लाइट बैटल टैंक की जो गन होनी चाहिए वो या तो 105 मिलीमीटर की गन होनी चाहिए और या 120 मिलीमीटर की गन होनी चाहिए। इसके साथ ही इस बैटल टैंक में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये लेजर, थर्मल, रडार गाइडेड म्यूनिशंस और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से भी बच सके। 2009 में जो लाइट बैटल टैंक की RFI जारी की गई थी उसमें जो टैंक खरीदे जाने थे वो हमारी 2 माउंटेन डिविजन्स में डिप्लॉय किए जाने थे और ये माउंटेन डिविजन्स डिप्लॉय भी कर दी गई हैं लेकिन इनके लिए लाइट बैटल टैंक्स नहीं खरीदे गए हैं। इसके साथ ही इन बैटल टैंक्स को हमारे कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ऑफेंसिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा जारी की गई इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए कुछ रिस्पॉन्सेस भी आए थे लेकिन बाद में इस प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ाया गया और इसे रोक दिया गया। लेकिन इसके साथ ही 1980 से ही एक ऐसे लाइट बैटल टैंक को डेवलप करने के कुछ इंडिजिनस अटेम्प्ट्स हुए हैं जिसे कि हमारी DRDO ने किया है। मिड 1980s में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने एक सोवियत डिजाइंड BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के ऊपर 105 मिलीमीटर की गन लगा दी थी। इसे उन्होंने इंडियन आर्मी को एक लाइट बैटल टैंक तौर पर पेश किया था लेकिन आर्मी का कहना था कि उन्हें इस बैटल टैंक की जरूरत नहीं है। इसके बाद DRDO ने फिर से एक नए बैटल टैंक को डेवलप करने का फैसला लिया जो कि एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के चैसी के ऊपर बेस्ड था। यह टैंक एक फ्रेंच जिएट TS-90 टर्रेट का इस्तेमाल करने वाला था और एक 105 मिलीमीटर गन का इस्तेमाल करने वाला था। इसके फायरिंग और स्टेबिलिटी ट्रायल्स को भी किया गया था लेकिन क्योंकि इंडियन आर्मी इस टैंक को नहीं चाहती थी तो इस टैंक को इंडक्ट नहीं किया गया। 2009 में भी इस प्रपोजल को फिर से शुरू किया गया लेकिन इस प्रपोजल को एक बार फिर से ब्यूरोक्रेट्स ने रोक दिया था। लेकिन अब जब 2020 में चाइना के साथ फिर से स्टैंड ऑफ हुआ है तो अब इंडियन आर्मी को एहसास हुआ है कि हमें इन टैंक्स की फिर से ज़रूरत है। चाइना ने अपने टाइप 15 लाइट बैटल टैंक को डिप्लॉय किया है जिसे कि वो अपने चाइनीज Y-20 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट से पैरा ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि इस बैटल टैंक को हवा से ही ड्रॉप भी किया जा सकता है। हमारे बैटल टैंक जो हम खरीदना चाहते हैं वो भी इस कैपेबिलिटी वाले होने हैं। इसके साथ ही जो चाइना का टैंक है वो 30 से 33 टन वजन वाला है और ये बहुत ज़्यादा एजाइल है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबल है और इसमें 105 मिलीमीटर की राइफल्ड गन लगी हुई है और इसके साथ ही इसमें 3000 मीटर दूर तक फायर करने की कैपेबिलिटी है। ये 38 राउंड्स का एम्यूनिशन कैरी करता है और इसके साथ ही ये गाइडेड मिसाइल को भी फायर कर सकता है जिसमें हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड्स लगे हुए हैं जिनकी रेंज 5000 मीटर की है। हमारे जो T-72 Mark 1 और T-90S मेन बैटल टैंक हैं वो ज़्यादा तौर पर राजस्थान में और पंजाब में ऑपरेट करने के लिए सूटेबल हैं। इनमें जो 125 मिलीमीटर की गन है वो बहुत तरह का एम्यूनिशन फायर कर सकती है और इसके साथ ही ये मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी वाली भी हैं। लेकिन कुछ डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि हमारा T-72 बैटल टैंक ही लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया जा सकता है क्योंकि इसका वजन T-90 टैंक से कम है। लेकिन फिर भी इसका वजन इतना ज़्यादा कम नहीं है कि इसे हम लद्दाख में बहुत अच्छी तरह ऑपरेट कर सकें। इससे पहले हमारी इंडियन आर्मी AMX-13 लाइट बैटल टैंक को ऑपरेट कर रही थी जो कि फ्रेंच लाइट बैटल टैंक थे और इसके बाद हमने सोवियत एरा PT-76 टैंक को इस्तेमाल किया था। हमने इन दोनों टैंक्स 1970s तक ऑपरेट किया था। जब 1962 में चाइना के साथ वॉर हुई थी
तब हमने हमारे एंटोनोम AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से इन बैटल टैंक्स को चाइना के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय भी किया था और इसके साथ ही इन लाइट बैटल टैंक्स को 1971 की वॉर में भी डिप्लॉय किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।